ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं वरुण दुबे। हमेशा की तरह सबसे पहले जो है ग्लोबल संकेतों पे क्लैरिटी लेते हैं। वरुण बताइए कैसे देख रहे हैं आप संकेत? देखिए संकेत तो ग्लोबली अच्छे। कल अगर आप यूरोपियन मार्केट देखें तो वहाँ स्ट्रेंथ थी। यूएस के मार्केट वो जो स्टिमुलस के ऑप्टिमिज्म में अच्छे खासे चल रहे, तो वहाँ भी हरे निशान में कारोबार हुआ। और सुबह सुबह आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी भी अच्छा खासा स्ट्रांग है, हालांकि हल्की बढ़त है, लेकिन अभी अभी मेरे ख्याल से चाइना का जो पीएमआई आंकड़ा है वो आया है और वो 54.8 पे आया है। 3 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पे आया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और लगातार मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा महीना है जब भी यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है। पिछले बार 54 पे था, इस बार 54.8 पे आ गया है। तो लगातार चाइना में जो इकोनॉमिक आंकड़े निकल के आ रहे हैं ना, वो काफ़ी अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं अगर चाइना के इकोनॉमिक आंकड़े अच्छे हैं तो कुछ चलेगा। तो वो है, एक तो चाइना का मार्केट वैसे भी छुट्टियों के बाद आज खुल रहा है, और दूसरा जो आपके मेटल्स और रिलेटेड सेक्टर्स है ना, जो कमोडिटीज़ है ना, उनमें आपको शायद अच्छा खासा यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिलेगी। तो अब तक हम देख रहे थे कि सपोर्ट शायद काफ़ी हद तक फार्मा आईटी से आ रहा था, अभी भी आएगा, लेकिन इसके साथ साथ अब कहीं ना कहीं अगर इस तरह के आंकड़े चाइना से निकल के आ रहे हैं तो थोड़ा आपको मेटल्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। तो चाइना का ये जो आंकड़ा है वो काफ़ी हद तक आज दिन भर ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हुए दिखाई देगा, अगर कोई बुरी खबर ना आए तो। लेकिन देखिए आशीष, ग्लोबल अपनी जगह है, लोकल अपनी जगह है। आज हमारे लिए तो सबसे बड़ा दिन है, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो 10 बजे से ये शुरू हो जाएगी आरबीआई का पॉलिसी, तो उसके पहले 9:45 से पूरा एक्सपर्ट का पैनल जो है जी बिजनेस पे रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, एक एक बारीकियां आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा इवेंट तो आज यही है, राइट? रेट कट नहीं आएगा, ये तो डिस्काउंटेड है मेरे ख्याल से, क्योंकि सब यही मान के चल रहे रेट कट नहीं आएगा। अब स्टैंड क्या होता है आरबीआई का, और उसके ऊपर बैंक्स के जो भी है इश्यूज, उसके ऊपर क्या कहते हैं माफ कीजिएगा, इसके ऊपर सबकी नजर होगी। तो बैंकिंग काउंटर लिए क्या? बैंकिंग स्टॉक्स एक है मेरी लिस्ट में। बाय है, कौन सा वाला है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बाय है कि सेल है ये भी लास्ट में सस्पेंस है। क्योंकि देखो ना वरुण, मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे कि आप बोल रहे थे कि आज जो बैंक्स है ना, शो से पहले आप बात कर रहे थे कि बैंक्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाले हैं, और इनफैक्ट है ना एक दुविधा भी है, एक डिलेमा भी दिख रहा है कि अगर आप प्राइवेट बैंक्स को देखेंगे ना तो ब्रेकआउट की स्थिति है, लेकिन सरकारी बैंक है ना कुछ सिलेक्टेड बड़े कमजोर है, बहुत कमजोर है। चलिए तो देखते हैं कि प्राइवेट खरीदना है कि पब्लिक खरीदना है, या फिर बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, वो तो हम आगे बताएंगे। वैसे भी अब पॉलिसी है तो उसके पहले वॉलेटिलिटी तो रहेगी, तो काफ़ी आपको स्टॉप लॉस का ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में, याद रखिए। लेकिन हाँ, दिशा दशा जो है आज काफ़ी हद तक बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखाते हुए नजर आएगा निफ्टी के लिए। चलिए ठीक है, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो स्टॉक्स हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालिए। तो कैश का स्टॉक जो मैं आज आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो है सोलार इंडस्ट्रीज। देखिए पिछले हफ्ते ही मैंने आपको हाईलाइट किया था, जब डिफेंस काउंटर्स को लगातार ऑर्डर्स मिल रहे थे कि भाई अगर मेक इन इंडिया होगा, आप डिफेंस की सारी चीज़ें इंडिया में बनाओगे, तो जाहिर सी बात है गोला बारूद जो उसमें लगता है वो भी तो आप इंडिया से ही बनाओगे। और इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज है जो गोला बारूद सप्लाई करने का काम करती है। और अब देखिए किस तरीके से ये जो गोला बारूद बनाने वाली कंपनीज है या फिर इनके मटेरियल बनाने वाली कंपनीज है, उनको अब लगातार ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। सोलार इंडस्ट्रीज इस कंपनी की एक सब्सिडरी है, उसको 450 करोड़ का ऑर्डर मिला है। SCCL से एक्सप्लोजिव सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला है। तो एक बात याद रखिए, डिफेंस के साथ साथ अगले कुछ समय तक जो एक्सप्लोजिव बनाने वाली कंपनीज है ना, उन पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि डिफेंस के अगर इंस्ट्रूमेंट्स अगर यहाँ पे बनेंगे तो एक्सप्लोजिव भी यहाँ पे ही बनेंगे। और उसके चलते सोलार इंडस्ट्रीज में देखिए आज ऑर्डर भी मिल गया 450 करोड़ का, उसका फायदा आपको आज इस काउंटर में मिलेगा। 1115 के लेवल के लिए आज इसको ट्रेड कीजिएगा, 1045 का एक स्टॉप लॉस रखना है। कैश में क्या खरीदा आशीष? देखो कैश में मैंने खरीदा है स्टील इलास्टिक पाइप्स। तो दरअसल अगर आप इसके चार्ट देखेंगे तो आपको काफी दिनों से लंबी गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके चलते, क्योंकि एक खबर आई थी थोड़े दिन पहले कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स के साथ इन्होंने जो विलय है वो किया है, इसका कहीं ना कहीं आप देखिए थोड़ा फंडामेंटल दबाव देखने को मिला था। लेकिन अब कहीं देखें तो स्टॉक इतना छोटा है, मार्केट कैप छोटा है, और उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो खबर जो है वो आती हुई दिख रही है कि जो बेलग्रेव फंड है, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी है 4.95% से बढ़ाकर 5.80% कर दी है। तो इतने छोटे से स्टॉक में जब फंड की बाइंग आती है तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि इसका इंट्राडे रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। 128 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, 119 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। फ्यूचर्स की कैटेगरी है, उसमें मैंने जो है खरीदारी का स्टॉक चुना, मेटल काउंटर से सेल यहाँ पर खरीदारी करनी होगी। पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो जो मेटल स्टॉक्स हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाजार के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। सेल में एक अच्छी खबर ये भी आती दिख रही है कि इनका जो बिक्री है वो पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो 30% बढ़ी है। अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप देखिए इतने चुनौतीपूर्ण माहौल में इतनी बढ़िया सेल्स क्लॉक इन करना
ये अपने आप में फंडामेंटली काफ़ी बेहतर माना जाएगा। और फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है 34.90 के लक्ष्य के लिए 33.55 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, ये बात तो आशीष आपने सही कही कि पिछले कुछ दिनों में जो मेटल काउंटर्स है उनमें अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला, लेकिन एक खबर जो आपने नहीं बताई वो मैं बता देता हूँ। दरअसल मेटल सेक्टर का जो आउटलुक है मूडीज़ ने बदल दिया है। पहले ये नेगेटिव था, अब उन्होंने इसको बदल के स्टेबल का आउटलुक दे दिया है। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अगर रेटिंग एजेंसीज अपना आउटलुक बदलती है, और पिछले कुछ समय में आपने देखा कि किस तरह से स्टील की कीमतें जो है वो अच्छा खासा सुधार दिखा रही थी। आज देखिए चाइना का जो PMI नंबर आया वो कितना अच्छा है। तो इन सब का इम्पैक्ट है ना आज के दिन आपको मेटल काउंटर्स पे देखने मिलेगा। इसके लिए मैंने भी एक मेटल काउंटर चुना है और वो है नैल्को का। लगातार गिरावट के बाद अब ये 31 के आसपास आ गया, तो फ्यूचर में आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 32.4 के आसपास का लक्ष्य रखिए, 30.5 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। आज पूरे दिन काफ़ी सारी खबरें हैं मेटल सेक्टर के लिए, इसके लिए यहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिल सकती है, लेकिन ये हाई बीटा काउंटर्स भी होते हैं। याद रखिए, आज अगर पॉलिसी में कुछ भी गड़बड़ी हुई ना तो इनकी धुलाई भी हो सकती है। इसके लिए स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन के जरिए एक स्टॉक जो कि मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार रेकमेंड कर रहा हूँ, कभी बाय कभी सेल, और वो है ONGC। आज फिर से यहाँ खरीदारी की मैं सलाह दे रहा हूँ। 69 का कॉल ऑप्शन जो है ONGC में आप खरीद सकते हैं 3.6 के लक्ष्य के लिए। 2.7 का स्टॉप लॉस रखिए। अब अचानक मैं खरीदारी की सलाह इसके लिए दे रहा हूँ कि देखिए फंडामेंटली मुझे काउंटर बिल्कुल पसंद नहीं है, भले सबसे सस्ता हो, लेकिन ये स्टॉक चलता ही नहीं है। पता नहीं क्यों 60-70 इन्हीं लेवल के आसपास ट्रेड करता रहता है, और अभी भी देखिए 68-69 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसके लिए काफ़ी नज़दीकी कॉल ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ खरीदने के लिए। ये इसके लिए क्योंकि कच्चे तेल में देखिए लगातार उछाल देखने मिल रहा है। आप देखिए अब ब्रेंट क्रूड जो है 43 के आसपास पहुँच चुका है। लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं 40 से लगातार तेज़ी आ रही है, और अब ये 43 के आसपास पहुँच चुके हैं, यानी कि $3 के आसपास का इजाफा आ चुका है। तो इसका जो इम्पैक्ट है आज इंट्राडे में शायद आपको ONGC पे देखने मिल सकता है। अच्छी खासी धुलाई के बाद छोटी मोटी रिकवरी के लिए आप यहाँ प्ले कर सकते हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो 1-2 रुपये के आसपास के अपमूव के लिए इसको प्ले करना है, ज़्यादा नहीं। तो उतना आप कैश में क्या खरीदोगे, डिलीवरी क्या लोगे, उससे अच्छा कॉल ऑप्शन के जरिए खरीद लीजिए। 3.6 के आसपास का लक्ष्य के लिए यहाँ आपको ट्रेड करना है। आशीष, आप देखिए ऑप्शंस में खरीदारी वाला स्टॉक होगा हैवेल्स। और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल स्पेस को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अब जो है मोमेंटम पिकअप होते हुए नजर आ रहा है। हैवेल्स मेरे रेडार पर आया और ब्रेकआउट की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर एक नज़दीकी एट द मनी ऑलमोस्ट 690 का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। दिन के दौरान आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 26 रुपये 40 पैसे के लक्ष्य के लिए इस कॉल ऑप्शन के लिए आपको खरीदारी करनी है, और केवल 19 रुपये का जो है वो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। चलिए ठीक है, तो ऑप्शंस के बारे में आशीष ने आपको बता दिया कि कहाँ आपको बेट करना है। अगली जो कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और इस कैटेगरी में खरीदारी वाला स्टॉक मैंने चुना है गार्डन रीच शिपबिल्डर्स। इसके पीछे दो तर्क है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में कहीं ना कहीं आपको एक ब्रेकआउट की स्थिति नजर आएगी, जो इंडिकेटर्स हैं वो सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। और एक और बहुत बढ़िया कारण जो है वरुण आपने बताया कि अब जैसे आप देखिए मझगांव डॉक की लिस्टिंग होने वाली है, इससे जो पूरे स्पेस है ना इसमें एक हलचल देखने को मिलेगी। और हम हिस्टोरिकली हमने देखा भी है कि जो सेम सेक्टर का होता है केमिकल से पहले, आप देखिए केमकॉन की लिस्टिंग से पहले सारे केमिकल स्टॉक्स में उछाल देखा गया था। सिमिलर लाइन ऑफ है, ये भी एक कहीं ना कहीं आप देखिए टेक्निकल इंपैक्ट ही है। और मुझे लग रहा है कि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स में आप दिन के दौरान खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छी तेजी की उम्मीद है। 225 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे, और केवल 6 रुपए नीचे 210 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। मेरे ख्याल से ये तो 2 दिन का ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि मझगांव की जब लिस्टिंग होगी उसके पहले तक शायद आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। हाँ, और जैसे लिस्टिंग हुए वैसे फिर बेच दीजिए, तो अच्छा खासा 1-2 दिन का ट्रेड बनता है यहाँ पे। और ऐसे ही कोचिंग शिपयार्ड भी है मेरे ख्याल से, राइट। तो ये काफ़ी सारे काउंटर्स है अगले कुछ दिनों तक जो काफ़ी मोमेंटम में रहने वाले हैं मझगांव की लिस्टिंग के चलिए। लेकिन टेक्निकली जो काउंटर मुझे पसंद आता है वो है JM फाइनेंशियल का। देखिए एक बात देखिए, एक तो हमने आपको पहले भी ये कहा था कि जिस तरह की IPO मार्केट में एक्टिविटी चल रही है और जिस तरह के नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, ये जो ब्रोकिंग फर्म्स और साथ ही साथ ये जो एक्सचेंजेस है ना, उनको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब आप देखिए 5 पैसा कैपिटल के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। और ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा बाकी जितनी ब्रोकिंग फर्म्स हैं ना, ये जो कोर ब्रोकिंग फर्म्स के नतीजे आने वाले हैं ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे तो कम से कम कमेंट्री अच्छी रहेगी। और याद रखिए IPO मार्केट और खासकर ये जो ओवरऑल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, इसका फ़ायदा तो होना है। तो फंडामेंटली तो ये है। टेक्निकली अगर आप देखें ना तो पिछले कुछ दिनों में एक बेहतरीन अपमूव इस काउंटर में देखने मिला है। मेरे ख्याल से 75-76 के आसपास से लगातार 5-6 रुपये जो है ये काउंटर अच्छा खासा चल चुका है। कल भी अगर आप देखेंगे तो सेकेंड हाफ में स्टॉक में आखिरी घंटों में कुछ खरीदारी देखने मिली थी। इससे साफ ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो है इस काउंटर में काफ़ी हद तक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उसके चलते आप इस स्टॉक को अभी भी खरीद सकते हैं। वैसे भी अपने हाई से ये स्टॉक काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 85.5 के आसपास के लक्ष्य के लिए ट्रेड कीजिएगा।
80.5 का आप यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं फंडामेंटल काउंटर की। तो देखिए आशीष, एक बात तो है कि आईटी और फार्मा को आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो फार्मा काउंटर्स, काफ़ी सारे काउंटर्स चल चुके हैं, तो मैंने कोशिश की कि कोई ऐसा काउंटर ढूंढे जो शायद उतना नहीं चला है, तो उसमें मुझे एक काउंटर मिला है, वो है कोपरान का। देखिए वैसे भी एपीआई जो है, जितने भी यानी कि जो इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनीज और खासकर एक्टिव फार्मा कंपनीज़ है, उसमें अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी आपको रिपोर्ट्स आते हुए दिखाई दी है, भले वो डीवीज हो, भले वो कोई भी और काउंटर हो, क्योंकि एपीआई के लिए लगातार जो ब्रोकरेज फर्म्स है वो अपना टारगेट बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। कोपरान भी एक एपीआई कंपनी है, ये आपको याद रखना है, फार्मास्यूटिकल की। इसके अलावा एक बात याद रखिए, पिछले कुछ दिनों में जो आपकी जो थायरोकेयर है, डॉक्टर लाल है, ये सब जो लैब वाली कंपनीज़ है ना, इनमें अच्छा खासा रुझान देखने मिला। इस कंपनी की भी एक सब्सिडरी है कोपरान लैबोरेटरीज, हालांकि वो ज़्यादा लैब टेस्टिंग में नहीं है, लेकिन खासकर मेडिकल डिवाइसेस जो है वो बनाने का काम करती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसके चलते मुझे लगता है कि कोपरान में आपको अगले कुछ दिनों में अच्छा खासा अपमूव देखने मिल सकता है। हालांकि क्योंकि हम इंट्राडे का कॉल दे रहे हैं, इसके लिए 92.5 के आसपास का लक्ष्य देता हूँ, लेकिन फंडामेंटली एक अच्छा काउंटर है, साउंड काउंटर है, खरीदारी करके चलिए, यहाँ फंडामेंटली अच्छा लग रहा है। देखिए फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है ग्रासिम। दरअसल अगर आप देखें तो बाजार जो है, इसके जो कोर बिजनेसेस हैं इन्हें थोड़ा सा निगलेक्ट करते हुए नजर आ रहा है। खाली आप वोडाफोन के हिसाब से ग्रासिम को नहीं देख सकते। ग्रासिम बेहद डाइवर्सिफाइड कंपनी है, सीमेंट का भी सब्सिडरी है इनकी, साथ ही साथ देखेंगे तो केमिकल स्पेस में काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें इनकी प्रोडक्ट होल्डिंग बहुत बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है कि ग्रासिम एक फंडामेंटल तौर पर अगर आप देखें तो बहुत अच्छी कंपनी है। और टेलीकॉम बिजनेस की भी बात करें तो अब स्थिति में थोड़ी सी क्लैरिटी, खाली एक वोडाफोन आइडिया का जो है फंड रेजिंग बाकी रह गई है। एक बार वो फंड रेजिंग के ऊपर कुछ फैसला आए या ना आए तो उसके ऊपर कैसा डेवलपमेंट रहता है देखना है। लेकिन जो बाकी के कोर कारोबार हैं, मुझे लग रहा है कि बाजार उन्हें ठीक से जो वैल्यूएशन है वो दे नहीं रहा है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि ग्रासिम में आज भी अगर आप देखें तो इंट्राडे बेसिस पर भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। 770 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, 784 रुपये के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 761 रुपये का आपको जो एक स्टॉप लॉस है वो लगाना है। यहाँ पर एक सस्टेनेबल तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ट्रेडर्स डायरी में हमारा फोकस ये रहता है कि आपको जो इंट्राडे बेसिस पर जो है स्टॉक्स डे ट्रेडिंग के हिसाब से जो आइडियाज़ हैं वो आपको मिलते रहे। इनफैक्ट आशीष, अगर मैं इसमें से वोडाफोन निकाल दूं ना तो मुझे तो ये 1000 रुपये का स्टॉक लगता है, इस तरह का धंधा है इस कंपनी के पास। तो और मेरे ख्याल से कॉस्टिक सोडा की भी खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि किस तरह से वहाँ पे ड्यूटीज लगाने की बातें चल रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ देखने मिलेगा। अगर सही में वोडाफोन निकाल दो तो 1000 रुपये का स्टॉक है। वैल्यू बहुत ज़्यादा नजर आती है ग्रासिम के अंदर, जिसके चलते हम दोनों को यही लगता है कि यहाँ पर एक सस्टेनेबल रनअप आपको देखने को मिलेगा। अगली जो कैटेगरी है वो है इन्वेस्टमेंट पिक, और इस इन्वेस्टमेंट पिक में मैंने स्टॉक चुना है, भारी भरकम स्टॉक चुना है, बड़ा स्टॉक चुना है। आमतौर पर मैं आपको स्मॉल कैप मिड कैप के आइडियाज़ देता हूँ, और लेकिन इस बार जो है मैंने एक थोड़ा सा बड़ा कंपनी चूज़ किया है, बाटा। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कल भी मैंने स्टॉक आपको बताया था। दरअसल अगर आप देखें ना तो दो तीन चीज़ें मुझे इसकी बहुत पसंद आती है। सबसे पहला कि आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखिए, डेली चार्ट्स पर आपको एक ट्रायंगल पैटर्न नजर आएगा, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको बहुत जल्द 12 से लेकर 15% के मूव जो हैं बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि जिस दिन इसमें ब्रेकआउट हो गया अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, ये हो सकता है कि आपको 3-4 दिन में ये लक्ष्य देखने को मिले। हालांकि 12-14% जो है अगर आपको साल में भी मिलता है तो बहुत बढ़िया है। 20% CAGR वॉरेन बफे को मिला, तो और देखिए दुनिया के सबसे सफल निवेशक हो गए। तो कुछ ऐसे रिटेल निवेशक होते हैं जो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। 20% CAGR भी आपको मिल गया तो आपका 3 साल में पैसा डबल हो जाता है, आप अपनी वेल्थ को एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाटा एक थोड़ी सी एक चिंता की बात ये लगती है कि वैल्यूएशंस बड़े महंगे हैं, लेकिन इस स्टॉक का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, इतने महंगे वैल्यूएशंस लगातार हर साल आपको देखने को मिले, फिर भी स्टॉक ने आपको पैसा बना कर दिया। और इसी के चलते मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, बाटा के लिए फंडामेंटली भी जो स्थिति है वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है। 3 से 4 महीने का स्टॉक को समय देना है। ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप 3-4 महीने का समय देंगे तो आपको 12 से 15% तक के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। 1530 रुपये ये मेरा पहला लक्ष्य होगा, हो सकता है कि इसके पार भी निकल जाए, लेकिन 1530 को आप कंसिडरेशन में रख के खरीदारी कर सकते हैं। बेहद ही कंजर्वेटिव लक्ष्य दिया आपने तो। मेरा तो इसमें 1700 का लक्ष्य, और वो आएगा, पक्का आएगा। अब ऐसा क्यों है ना आशीष, आपने जो वैल्यूएशन की बात की ना, हिस्टोरिकली ये 56-58 के आसपास के पी पे ट्रेड करता था, और वो जो प्रीमियम प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए थे ना, उसको ऐसे इसको 5-6 का पी जो है एक्स्ट्रा मिल रहा था। अगर आप चलिए ठीक है वो निकाल दीजिए वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स का, कि चलिए ठीक है लॉकडाउन हो गए, इतनी हालत ख़राब हो गई इकोनॉमी की, तो हो सकता है कि आप प्रीमियम निकाल दीजिए, तो केवल जो कोर धंधा है वो भी करीब 50-52 के आसपास के पी पे ट्रेड करता है। और जबकि ये स्टॉक अभी अगर आप देखें ना
तो 44 के आसपास की पी पे ट्रेड करता है। तो उससे लिहाज से आप लगा लीजिए 8-10 के आसपास का पी, तो आपको ऐसा सामने दिखाई दे रहा है कि चलिए ठीक है, प्रीमियम प्रोडक्ट अगर नहीं भी चले तो भी वो पी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए कह रहा हूँ 15-30 का तो आपने काफ़ी कंजर्वेटिव लक्ष्य दिया, 1700-1800 का एक्चुअल लक्ष्य इस पर बनता है अगर आप एक साल की अवधि के हिसाब से इसमें देखें तो। चलिए ठीक है, बहुत बेहतरीन स्टॉक है। एक और इन्वेस्टमेंट स्टॉक मैं भी देता हूं और वो है गोदरेज एग्रोवेट। देखिए वैसे तो गोदरेज ग्रुप की कंपनी है तो कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं, लेकिन इसके अलावा याद रखिए सरकार का फोकस जो है ना काफ़ी हद तक जो एग्री सेक्टर है उसके ऊपर है, तो ये भी एक एग्री प्ले है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी प्रेजेंस एनिमल फीड, क्रॉप प्रोटेक्शन, ऑयल पाम, डेयरी, पोल्ट्री, प्रोसेस फूड, इन सब में अच्छी खासी प्रेजेंस इस कंपनी की है। अच्छे खासे गोदरेज का पेरेंटेज है, पैन इंडिया लेवल पे इसका प्रेजेंस है और काफ़ी हद तक वैल्यूएशन जो है इसके अपीलिंग लगते हैं। अगर आप देखें तो FY 17 से 20 तक करीब करीब अच्छे खासे आपको एबिटा और पैट में CAGR देखने मिला था, लेकिन आगे चल के अच्छा खासा और CAGR ग्रोथ जो है खासकर आपको दिखाई देगा। क्यों? एक तो एस्टेक का जो इनके पास एस्टेक के भी स्टेक है, ये याद रखना, वहाँ माना जा रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ होगी तो उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने मिलेगा। और डेयरी सेक्टर में काफ़ी बड़े टर्न अराउंड की बातें चल रही है तो उसका इम्पैक्ट भी जो है आपको इस कंपनी में देखने मिल सकता है। तो एग्री हो, डेयरी हो, इस कंपनी की जो सब्सिडरीज हो, ये सब एक बात दर्शा रही है कि इस कंपनी में अगले कुछ दिनों में आपको अच्छा एक्शन आते हुए देखने मिल सकता है। मेरे ख्याल से 529, 530 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, हाँ उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आपको 650 के आसपास के लक्ष्य जो है 4 से 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। गोदरेज ग्रुप की कंपनी है, याद रखिए गोदरेज ग्रुप की कंपनी के साथ एक बात याद रखना, ये धीरे धीरे चलती है, तो ये भी स्टॉक जो है वो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन हाँ फंडामेंटल स्टोरी काफ़ी अच्छी लग रही है, इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। खबरों वाला स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है 5 पैसा कैपिटल। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि ये जितने ब्रोकरेज फर्म्स या इससे रिलेटेड कंपनीज़ है उनमें अच्छा खासा अपमूव देखने मिल रहा है। 5 पैसा कैपिटल के आप रिजल्ट्स देखिए, काफ़ी बेहतरीन नतीजे आए हैं। कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है उसमें 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है साल दर साल बेसिस पे कंपनी नुकसान से फायदे में आ चुकी है। 3.5 करोड़ के आसपास का नुकसान था, उसके मुकाबले अब करीब करीब 2 करोड़ 80 लाख के आसपास का फायदा जो है इस कंपनी को हुआ है। तो उसके चलते आज इस स्टॉक में अच्छा खासा अपमूव जो है वो आपको देखने मिल सकता है। इसके लिए यहाँ खरीदारी करके चलिए। 380 का इनिशियल लक्ष्य होगा, 357 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन याद रखिए अगर इसने 400 को भी पार कर लिया ना तो फिर एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी। आज के लिए 380 का लक्ष्य होगा। देखिए खबरों के दम पर मुझे पसंद आ रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस। देखिए खबर आते हुए देखिए कि मैनेजमेंट ने जो है ऑपरेशनल हाईलाइट जारी किया और वो कह रहे हैं कि आगे जाकर जो लोन ग्रोथ है वो डबल डिजिट यानी 10% से ज़्यादा की देखने को मिलेगी। और सितंबर महीने अगर आप देखें तो वो भी डिस्बर्समेंट के लिहाज से काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस वैसे भी अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और अब जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर इंडिकेट ये कर रहा है कि यहाँ से आपको एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ये खबर जो है कैटलिस्ट की तरह काम करते हुए नजर आएगी। और दिन के दौरान भी मैं तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और हो सकता है कि पूरे हफ्ते भी अगर आप देखें अगले हफ्ते में एक अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए। 294 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है, 282 रुपीज़ का आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली जो कैटेगरी है, आखिरी कैटेगरी है माय चॉइस, और इसमें सबसे पहला स्टॉक जो है जो सस्पेंस की हम बात कर रहे थे शो की शुरुआत में कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें बिकवाली करनी है, वो है पंजाब नेशनल बैंक। अब देखिए वरुण, आप हम चर्चा भी कर रहे थे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो मजबूत है, बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखें तो मजबूत है, प्राइवेट बैंक्स में तो काफ़ी बढ़िया, क्योंकि जो हैवी वेट्स हैं प्राइवेट बैंक्स में वहाँ पर भी बढ़िया ब्रेकआउट की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक, इसके चार्ट्स को आप ध्यान से देखिए और अगर आप निफ्टी बैंक से इसकी कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको भारी अंडर परफॉर्मेंस नजर आएगा। देखिए मेरा तर्क इसमें बिकवाली करने का ये है कि जब निफ्टी बैंक में इतनी तेजी थी तब स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। आज अगर हो सके कि निफ्टी बैंक में गिरावट आ जाए तब स्टॉक का क्या होगा। स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, लगातार गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। जितने भी इंडिकेटर्स मैंने वेरीफाई किए हैं सबके सब जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग नजर आ रहे हैं, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि आज भी स्टॉक के अंदर 3 से 3.5% की जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि ये रिस्की ट्रेड भी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आज MPC का आउटकम आएगा, उसके चलते जो बैंक्स है वो वॉलेटाइल होंगे, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक है, इसके चलते कहीं ना कहीं अगर आप देखें थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन अगर आप इसको स्टॉप लॉस एक डिसिप्लिन के साथ अगर फॉलो करें तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है अच्छा पैसा बनते हुए नजर आएगा। 26 रुपये 95 पैसे के लक्ष्य के आप इसमें बिकवाली करेंगे और केवल 28 रुपये 10 पैसे का आप देखिए कल के आसपास का जो हाई है उसका एक स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बिकवाली कर सकते हैं।
केईसी इंटरनेशनल ये स्टॉक अगला होगा जहां पर आपको खरीदारी करनी है। स्टॉक में अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न्स काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं, एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और स्टॉक देखिए एक इंट्राडे बेसिस पर अच्छे मूव्स भी देता है, जिसके चलते मुझे लग रहा है 353 रुपए तक के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 343 रुपए का जो स्टॉप लॉस है वो आपको लगाना होगा। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में GOCL कॉर्पोरेशन। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कंपनी को जो है जैसे वरुण आप बता ही रहे थे कि गोला बारूद जो भारत में अब कहीं ना कहीं वो बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उसके चलते कुछ ऑर्डर्स मिले, इसका एक असर देखने को मिलेगा। स्टॉक हालांकि मुझे टेक्निकली ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, सिर्फ इस खबर के दम पर इसमें खरीदारी करनी है। आज ये स्टॉक चले तभी रखना, इसको कैरी फॉरवर्ड ना करिएगा, इसमें पोजीशंस नहीं लीजिए। इंट्राडे बेसिस पर खरीदारी करनी है 185 रुपये के लक्ष्य के लिए और 177 का बेहद टाइट स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। चलिए तो ठीक है, मेरे माई चॉइस काउंटर आपको बताता हूँ, लेकिन LIC की जो आपने स्टोरी बताई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर पहले बताते तो 2-4 रियल एस्टेट काउंटर्स में शामिल कर लेता अपने पोर्टफोलियो में। चलिए ठीक है, लेकिन अब माई चॉइस की बारी है। तो मेरे जो 3 माई चॉइस स्टॉक्स है उसमें पहला तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव है। लगातार जिस तरह से जो गोला बारूद बनाने वाली कंपनीज को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसके चलते ये स्टॉक जो है वो भी हरकत में आज रहने वाला है। यहाँ खरीदारी करके चलिए 118 के आसपास के लक्ष्य के लिए। वैसे भी खबर ये है कि कुछ बड़े इन्वेस्टर जो है वो इसमें खरीदारी कर रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट भी आपको इस काउंटर में देखने मिलेगा। मेटल काउंटर्स आज तेजी दिखा सकते हैं, इसके लिए JSPL में खरीदारी करके चलिए 202 के लक्ष्य के लिए। वैसे भी चाइना का जो नंबर्स आ रहे हैं PMI के, या फिर जिस तरह से ग्लोबल संकेत देखने मिल रहे हैं, मूडीज़ ने अपना जो आउटलुक है वो स्टेबल कर दिया है, तो उसके चलते मेटल काउंटर्स जो है वो आज कुछ हद तक तेजी दिखा सकते हैं। इसके लिए JSPL को खरीदिए। और IT स्टॉक में एक है साइंट, यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। पिछले कुछ दिनों से एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। चाहिए तो आप 405 के लक्ष्य के लिए आसपास इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। 400 का इनिशियल लक्ष्य रखिए, उसके बाद 405 तक जाएगा, उसके आगे मत रखिएगा क्योंकि वहाँ से वापस प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इसके लिए। लेकिन यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं, तो ये भी एक IT काउंटर है जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, हमारी लिस्ट पूरी हो चुकी है 10-10 स्टॉक की। एक बार मेरे जो स्टॉक्स है उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। कैश का जो स्टॉक मैंने आज चुना है वो है सोलार इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इसको ऑर्डर मिला है 450 करोड़ का, उसका फ़ायदा होगा। खरीदारी करके चलिए। मेटल काउंटर्स आज कुछ तेज़ी दिखा सकते हैं। मूडीज़ ने अपना आउटलुक जो है वो बदला है और चाइना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं। इसके लिए नैल्को में खरीदारी करके चलिए 32.4 के लक्ष्य के लिए। ONGC का 69 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, 3.6 का लक्ष्य आज आपको देखने मिल सकता है। JM फाइनेंशियल टेक्निकली अच्छा लगता है, 85.5 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली कोपरान अच्छा लगता है, 92.5 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोदरेज एग्रोवेट काफ़ी बेहतर लगता है क्योंकि एक डाइवर्सिफाइड एग्री प्ले है। यहाँ पे अगले कुछ दिनों तक तेज़ी बन सकती है। 450 का लक्ष्य आपको 4 से 6 महीने में देखने मिलेगा। नतीजे आए 5 पैसा कैपिटल के, उसके नतीजे काफ़ी बेहतर है, उसके चलते आपको यहाँ 380 का लक्ष्य देखने मिलेगा। प्रीमियर एक्सप्लोजिव और एक गोला बारूद बनाने वाली कंपनी, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, उसके चलते आज 118 का लक्ष्य देखने मिलेगा। JSPL फिर से एक मेटल काउंटर, यहाँ खरीदारी कीजिएगा 202 के लक्ष्य के लिए और सैंड में खरीदारी कीजिएगा 405 के लक्ष्य के लिए। आज का जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है सोलार इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इसको ऑर्डर मिला है 450 करोड़ का और वैसे भी देखिए ये पूरा जो स्पेस है गोला बारूद बनाने का ये काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। इसके चलते आज यहाँ खरीदारी करके चलिए 1115 के लेवल आज आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। तो चलिए, कैश का स्टॉक मैंने चुना है श्रीकला स्टील पाइप्स। यहाँ पर बेलग्रेव फंड ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाई है। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 128 रुपए के लक्ष्य के लिए। सेल में अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले जो बिक्री है वो 30% बढ़ी, इसका एक असर देखने को मिलेगा। हैवेल्स में एक सस्टेनेबल रनअप नजर आ रहा है। 690 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदकर आप ऑप्शंस के जरिए रणनीति बनाएंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो टेक्निकली मुझे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। ग्रासिम के कोर कारोबार को मुझे लग रहा है कि बाजार जो है इग्नोर कर रहा है, लेकिन स्टॉक में डीप वैल्यू नजर आती है। यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे। फंडामेंटली बेहतर कंपनी है, 784 रुपए का इंट्राडे लक्ष्य होगा और निवेश के लिहाज से बेहतरीन कंपनी है। बाटा हाई वैल्यूएशन के बाद भी अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली स्टॉक ने पैसा बना के दिया है और अच्छी बात यह कि फिलहाल वैल्यूएशन भी सपोर्टिव नजर आ रही है। ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट होगा तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आपको 12 से 15% तक के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस सितंबर में डिस्बर्समेंट काफी ज्यादा सुधरा है, आगे जाकर डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है मैनेजमेंट, इसका एक असर देखने को मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक अगर आप देखें तो पूरे ही बैंकिंग सेक्टर को अंडर परफॉर्म किया है, मुझे लग रहा है कि फर्दर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। KEC इंटरनेशनल में खरीदारी करनी है और JOCL कॉर्पोरेशन को एक ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दिन के दौरान 185 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है बाटा पर, क्योंकि टेक्निकली भी स्टॉक अगर आप देखें तो बहुत साउंड है, फंडामेंटली बहुत बेहतर, वेल पोजीशनड है, हिस्टोरिकली वैल्यूएशंस काफी ज्यादा सस्ते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको 12 से 15% तक के रिटर्न्स इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो हमारे जो स्टॉक्स की सूची है वो पूरी हो चुकी है।
लेकिन देखिए आशीष, आप ग्लोबल मार्केट, इनफैक्ट अभी एशिया का मार्केट देखिए, मैं एसजीएक्स निफ्टी देख रहा था, 28-30 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वहाँ देखने मिल रही है, और हैंगसेंग का मार्केट यहाँ भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है। तो ये आपको साफ दिखाता है कि किस तरह आज जो चाइना के निकल के आए हैं आंकड़े, वो किस तरह से आपके मदद करने वाले हैं, आज पूरे दिन ग्लोबल मार्केट्स को किस तरह से ड्राइव करेंगे। शंघाई देखिए करीब 1.5% के आसपास का उछाल दिखा रहा है। तो ग्लोबल सेटअप जो है वो तो अच्छा लग रहा है, खासकर एशिया से जो संकेत आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। डाउ फ्यूचर्स तो वैसे भी 100 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रहा था, तो ग्लोबल सेटअप तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आज आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, उस पर सबकी नज़र होगी। 10 बजे पॉलिसी आ जाएगी, उसके पहले आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो आपको 9:45 से एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल होगा जो आपको बताएगा कि पॉलिसी में क्या आने वाला है, साथ ही साथ इसको कैसे इंटरप्रेट करें, जो भी निकल के आएगा उसका मतलब क्या है। इसका सबसे अच्छा विश्लेषण जो है वो जी बिजनेस पे होगा, जहाँ पे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल होगा। देखिए आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस तरह से एक्सपर्ट्स का पैनल आज जी बिजनेस पे होगा। और सबसे आसान भाषा में अगर आपको समझना है ना आरबीआई की पॉलिसी, तो आपको सिर्फ जी बिजनेस देखना है।